चैप्टर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ को हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है। आप पहले पार्ट को जरूर समझें और पाठ को समझने के बाद यहाँ पर हम जो ये प्रैक्टिस सेशन में आए हैं प्रश्न उत्तरों के साथ, तब आप इसे समझेंगे तो आपको ये बेहतरीन तरीके से और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और इस सेशन में हम इस पार्ट से संबंधित जो है वो टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि इन्हीं प्रश्नों से आप कई अन्य भी प्रश्न जिस तरीके से बनाए जाते हैं, बात आपको प्रश्नों को कैसे समझना है और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, वो सारी बातें जो है हम समझेंगे। और आपको इससे पहले ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, समझना है, चाहे आपको 2 से 3 टाइम्स आपको ये पाठ पढ़ना पड़े, लेकिन आप इस पाठ को बेहतरीन तरीके से समझे। पाठ ये हो चाहे आपके सिलेबस में जो भी कोई पाठ हो, आपको 2 और 3 टाइम्स भी लग जाए अगर प्रैक्टिस में या समझने में, तो आप जरूर इस पर टाइम इन्वेस्ट करें ताकि आपको पाठ समझ में आएगा। तो आपको सामने कोई भी प्रश्न होगा ना, तो आप उसके उत्तर बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए पाठ को अच्छी तरीके से समझना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और इस पाठ से संबंधित हम प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए हैं। जो जाति प्रथा है, हम सबको पता है कि जाति प्रथा क्या है, जहां पर विभिन्न जातियों का नाम लिया जाता है और उन जातियों को उनकी कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है कि कौन सबसे बड़ी जाति का है, कौन सबसे छोटी जाति का है। और ये प्रथा जो है वो लोगों को उनको उनके क्रम में विभाजित कर देती है और इस तरीके से ऊंच नीच का भाव जो है, असमानता का भाव जो है पनपता है। अब जो है अम्बेडकर जी वो कहते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है। यानी जाति प्रथा जो है उसको श्रम विभाजन का एक रूप न माना जाए, इसके पीछे अम्बेडकर जी क्या तर्क देते हैं। इसका उत्तर जो है वो ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन ना मानने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला ये कि श्रम विभाजन जो है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। यानी आदमी जो है वो श्रम विभाजन जो किया गया है वो कभी भी मनुष्य की रुचि के आधार पर, यानी उसका जिस काम में इंटरेस्ट है उस पर बेस्ड नहीं होता है श्रम विभाजन। ये किस पर बेस्ड होता है, वो जाति के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है, फिर उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड है उसके अनुसार उसको बांट दिया जाता है। तो श्रम विभाजन जो है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया। दूसरा, व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका पेशा जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जब ये जो श्रम विभाजन है अगर जाति बेस्ड है और या फिर पीछे से आपका क्या बैकग्राउंड है आपका रहा है, या आपका पहले से पेशा क्या रहा है घर वालों का, तो उस पर आधारित है, तो इस वजह से जो है उसके जन्म से ही उसका पेशा ये निर्धारित कर दिया जाता है कि उनके घर वालों का ये काम है तो वो भी यही करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति का अगर इस तरीके से निर्धारित कर दिया जा रहा है तो व्यक्ति की रुचि तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं आएगी कि यही काम जो है उसको मिलने वाला है तो इसकी रुचि भी इसी में होगी। तो इस वजह से ये दोनों कारण आप देख रहे हैं किस तरीके से जुड़े हुए, कनेक्टेड लग रहे हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं कि व्यक्ति की जो क्षमता है, यानी वो काम करने का कितना एबिलिटी रखता है, उसकी पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई दूसरा काम करने की एबिलिटी रखता है, अच्छा टीचिंग करने की एबिलिटी रखता है, और जैसे आप कहो कि डॉक्टर बना दिया जाए, ये तो एक बेहतरीन उदाहरण दे दिए गए हैं आपको टीचर और डॉक्टर के, तो ये थोड़ा कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर तो बात ये हो गई है कि क्षमता के अनुसार काम नहीं बांटा जा रहा है और क्षमता के अनुसार काम मांगने पर उपेक्षा की जाती है, यानी कि बुराई की जाती है, नीचा दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये श्रम विभाजन जो है ये उसकी भूमिका ये ऐसी दिखाई गई है। तो उसे स्वयं अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। फिर व्यक्ति को संकट में भी अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, जिससे कभी कभी भूखों मरने की भी नौबत आ जाती है। तो ये कारण है। आप देखेंगे कि जो श्रम विभाजन है, यानी काम को जो है उसकी जाति के अनुसार अगर बांट दिया जाए, बैकग्राउंड की वजह से बांट दिया जाए। अब आपको जो है काम आता है अच्छी तरीके से टीचिंग का, और आपको इसके बजाय दूसरा कोई काम दे दिया जाए जो आपको पसंद नहीं है, अरुचि है, जिसमें एबिलिटी अनेबल हो, आप नहीं कर सकते, और रुचि नहीं होगी तो आप काम वैसे भी नहीं कर सकते हो, आपके उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें आपकी नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर बनते हैं। फिर उसके बाद आप जो है उसमें अर्न नहीं कर पाते तो आपको भूखों मरने की नौबत आ जाती है, और उस पर आपको सोसाइटी अलाउ नहीं करती है कि आप
आपको जो अनुमति दी गई जिस काम के लिए, आप उसको छोड़ के दूसरा काम कर ले, क्योंकि अब आपके पास भूखों मरने की नौबत आ गई है, आपको पैसा तो कमाना ही पेट पालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हुई दिखती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया कि जो जाति प्रथा है उसको श्रम विभाजन का ही एक रूप ना माना जाए। यानी जो श्रम विभाजन है वो अलग तरीके से आपको किस तरीके से समाज को यहाँ पर भेदभाव करती है, बांटती है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों को ही इससे संबंधित प्रश्न कुछ भी पूछा जाए कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप माना गया है या नहीं माना गया है, अंबेडकर ने क्या तर्क दिए हैं, या फिर जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन क्या है, ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है। इस तरीके से आपसे कई प्रश्न यहाँ पर बना के पूछे जा सकते हैं और सबके उत्तर आपको ये मिलेंगे। आपके पास फिर अगला प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि जाति प्रथा जो है वो भारतीय समाज में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है। जाहिर सी बात है, अगर जाति प्रथा है तो जाति प्रथा की वजह से डिवाइड कर दिया गया है आपका काम। अब आपका काम डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि अब आपको उसमें रुचि नहीं है, तो आप वो काम करने को मजबूर है। पेट पालने भर का पैसा आ रहा है आपके पास, अब सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है और आप पैसा नहीं कमा पा रहे, और उसकी वजह से आपके पास बेरोजगारी आ रही है, क्योंकि आपको सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी कि आप दूसरे काम में जाएं, इन्वॉल्व हों। और उसके बाद फिर जब आप सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी और जो काम आपको अलॉट किया गया है आप उसको काम को कर नहीं पा रहे, तो आपके पास अर्निंग का कोई और रास्ता रह नहीं जाएगा। जब पैसा नहीं होगा तो भूखमरी होगी। तो ये जाति प्रथा जो है वो भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण बनती है। तो कैसे बनती है, क्या ये स्थिति आज भी है? तो इस तरीके से अब ये पूछा जाएगा कि बेरोजगारी व भूखमरी का एक कारण जाति प्रथा भी है, कैसे, ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय समाज में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है या भूखमरी का मुख्य कारण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मतलब प्रश्न आपसे ये जो भी पूछा जा रहा है यहाँ पे जितने भी आपको बताए गए उन सबका एक ही उत्तर होगा। तो प्रश्न को समझे फिर आप उसके उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे अगर आपने पाठ को समझा है तो उत्तर इसका ये कहता है कि जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था मतलब यहाँ पर आपको जाति के अनुसार जो कार्य प्रणाली है कि कैसे व्यक्ति को उसकी जात के अनुसार बांटना है, उसको कैसा काम देना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो वो सब जाति व्यवस्था है। उस पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण, दोषपूर्ण यानी उस लाख कमियों के साथ उसका पूर्व निर्धारण यानी पहले से निर्धारित नहीं करती है जाति व्यवस्था जो है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो जाति व्यवस्था है, जो जातियों के अनुसार लोगों को विभाजित करती थी और उसके आधार पर व्यवहार होता था, वो पेशे का जो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण है। पेशा यानी काम करने, कौन क्या काम करेगा, ये जो एक पूर्व निर्धारण यानी पहले से तैयार कर देने वाली रणनीति है वो नहीं करती है, लेकिन मनुष्य के जीवन भर के लिए उसे पेशे से बांध तो जरूर देती है। यहाँ तक कि अगर पेशा अनुचित या अपर्याप्त है, यानी कि अगर वो काम अनुचित है यानी वो काम उचित भी नहीं है, ऐसे ऐसे काम भी दे दिए जाते हैं, और अपर्याप्त है यानी वो काफ़ी नहीं है घर को पालने के लिए, तो वह भूखा भी रह सकता है। उनमें से कुछ काफ़ी सुरक्षित थे, लेकिन उनमें से कुछ बहुत सुरक्षित थे, उनमें से कुछ काफ़ी सुरक्षित भी थे, लेकिन उनमें से कुछ बहुत सुरक्षित थे, दयनीय थे। ब्राह्मण जाति के लिए लोग पूजा करते हैं और उनके पास प्रत्येक वर्ग के लिए प्रार्थना करने का अधिकार और पेशा है। यदि क्षत्रिय जाति युद्ध के लिए थी तो सेना में उनकी नौकरी में निश्चित थी। वैश्य का व्यवसाय पर एकाधिकार था, वैश्य का व्यवसाय पर एकाधिकार था। ये सभी उच्च वर्ग में थे। निम्न वर्ग में लोहार, बढ़ई, टानर, धनाई, कुम्हार, कसाई आदि के काम तय होते थे। इन कार्यों के आधार पर उनकी जाति तय की गई और उन्हें कोई अन्य काम करने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ व्यवसायों में हर समय, अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप बताया जा रहा है कि ये जो काम है इन कार्यों के आधार पर उनकी जाति तय की गई और उन्हें कोई अन्य काम करने की अनुमति भी नहीं दी गई। यानी लोग काम क्या बांटा गया है उनको, उसके अनुसार उनकी जाति डिसाइड कर दी गई है। तो कॉन्सेप्ट ये है, उन्हें कोई अन्य काम करने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ व्यवसायों में हर समय पैसा उपलब्ध नहीं था। वे मौसम या आवश्यकता के आधार पर ही कमाते थे। वे बाकी समय बेरोजगार रहते थे, इसलिए उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ा। आज लोगों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता
और क्षमता के आधार पर पेशा चुनने का अधिकार है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है और शिक्षा ने लोगों की सोच और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यहाँ पे तर्क आएगा कि तर्क कीजिए कि 100% ये चीज़ है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन परसेंटेज बढ़ गई है, ऐसे बदलाव हुए हैं। तो इस वजह से इस बात पर अग्री यहाँ पर करते हुए ये उत्तर इसका होगा कि लोग जो है अब योग्यता और क्षमता के आधार पर पेशा चुनते हैं। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है और शिक्षा से लोगों की समाज में सोच भी बदल गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। लेखक के मत से यानी उसके विचार से लेखक के दास्ता, दास्ता यानी दास होना, दास यानी आप जैसे देखते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा हो, जैसे आप दिखा सकते हैं टीवी फिल्मों में आपने देखा हो कि कोई नौकर है उसके अंडर में जैसा बोले कठपुतली के जैसा नाच नाचता है, तो दास का भी वैसे ही काम टाइप में हो जाता था। कि व्यापक परिभाषा क्या है, यानी दासता की परिभाषा यहाँ पर अंबेडकर जी ने क्या दी है ये हमें बताना है। या फिर आप बोलो दास्ता क्या है, यानी दास्ता की व्यापकता क्या है, यानी कि वो एक बड़े स्तर पे इसकी जो परिभाषा आप दे सकते हैं। आखिरकार मतलब दास्ता है क्या, दास्ता को समझाएं। अब इस तरीके से आपको सिर्फ दास्ता के विषय में समझाना है कि दास्ता आखिर है क्या। जाति व्यवस्था पेशे के आवंटन यानी कि बांटने की प्रक्रिया, और वितरण का एक दोषपूर्ण दृश्य है। जाति व्यवस्था जो है वो पेशे के आवंटन, जाति व्यवस्था जो है वो किसी भी काम का जो बंटवारा है और उसका वितरण है, उसका एक दोषपूर्ण दृश्य है, जिसने पहले एक व्यक्ति, फिर एक समूह और फिर एक समाज को कई वर्गों में विभाजित किया और कुछ मनुष्यों को शोकग्रस्त भी किया और उन्हें सदियों से अंतहीन अंधेरी सुरंग में धकेल दिया, यानी उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी अधीनता नहीं है, कानूनी अधीनता, अधीन मतलब अंडर होना, किसी के अंडर में काम करना। लेकिन इसकी व्यापक परिभाषा अपनी आजीविका और पेशा चुनने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने की नहीं है। यानी कि जो दासता है उसका मतलब ये हो गया, इसकी व्यापक परिभाषा ये है कि अपनी आजीविका यानी अपनी कमाई और पेशा नौकरी चुनने के लिए जो है एक जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो ये एक डिसीजन होता है उसकी स्वतंत्रता नहीं देती है। दास्ता ये है। सामाजिक गुलामी की स्थिति में कुछ लोगों को दूसरों द्वारा तय किए गए व्यवहार, और ये सामाजिक गुलामी के रूप में यानी समाज जो तय करता है इसके लिए, उसकी स्थिति में ये दूसरों द्वारा तय किए गए व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। दास्ता ये है। पहला पॉइंट ये कि ये पेशा तय नहीं करने देता। दूसरा, समाज के अनुसार व्यवहार होता है और वह है गुलामी। अपनी क्षमता के विपरीत जन्म, पारंपरिक या पैतृक पेशे को अपनाने की मजबूरी एक व्यापक दास्ता है। अब अपनी क्षमता के विपरीत, अपनी क्षमता के विपरीत यानी आप डॉक्टर बनने के लायक है पर आपको काम बहुत ही निम्न स्तर का दिया जा रहा है। अब काम तो कोई भी छोटा नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति जिस लायक है, जितनी क्षमता रखता है, उसको वो काम मिलना चाहिए। तो उसकी क्षमता के विपरीत, उसके उलट, उसको जन्म के आधार पर, परंपरा के आधार पर, पैतृक पेशे के आधार पर अपनाने की मजबूरी एक व्यापक दास्ता है। तो दास्ता इसे कहा जाता है जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने लिए कुछ भी सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो दास्ता की परिभाषा ये हो गई। अगला प्रश्न है कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता जो है वो संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता के एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके तर्क क्या है। शारीरिक वंश परंपरा यानी शारीरिक रूप से एक वंश परंपरा होती है, यानी हर कोई आप देख सकते हैं कि सबका रूप बनावट तो अलग है और परंपराएं सबकी अलग है। सामाजिक उत्तराधिकारी भी लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं, सबके अपने अपने नियम है, उसकी दृष्टि से सब लोग अलग हैं। तो मनुष्य में असमानता संभावित होती ही होती है। तो उसके बावजूद भी अंबेडकर जो है वो समानता की बात करते हैं। उसके एक व्यवहार्य सिद्धांत, व्यवहार्य यानी व्यवहार प्रक्रिया की एक सिद्धांत होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। तो अंबेडकर के अनुसार समानता के लिए एक व्यवहार का नियम होना चाहिए कि हर व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, एक व्यवहार करने का नियम होना चाहिए और उस नियम में समानता होनी चाहिए।
तो उसको मानने का आग्रह क्यों किया है अम्बेडकर जी ने, इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया कि मतलब वो मानना चाहते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अलग बना है, लेकिन चाहे व्यवहार से तो नहीं, परंपरा के आधार पर, समाज के आधार पर, नियम के आधार पर अपने अपने तरीके से हर कोई अलग है, लेकिन व्यवहार के तरीके से, यानी कि सब लोगों के साथ सेम बिहेवियर किया जाए, उसके बेसिस पे सबको समानता मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्यों आग्रह किया है, ये सर्वविदित है, यानी ये दुनिया जानती है कि स्वतंत्रता जो है मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहते हुए अपनी पूरी क्षमता विकसित करने का भी अधिकार है। इस आधार पर सभी के साथ समान व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। सभी को मालूम है कि हमारे पास हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम सब समान हैं, हम समान रूप से रह सकते हैं और हर कोई अपने आप को समानता से और पूरी क्षमता के साथ विकसित करने का भी अधिकार रखता है, और सभी के साथ समान व्यवहार करना भी हमारा एक कर्तव्य है। अब अधिकार और कर्तव्य में फर्क होता है, ये बच्चों को मालूम नहीं है, इसका डिफरेंस दोनों में समझ में आना चाहिए बच्चों को कि अधिकार क्या है, ये हमारा फर्ज है और ये हमारा हक है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं ये हक है, ये हमारा फर्ज है। हम इसके समुचित निर्माण के साथ साथ समाज का वही समुचित विकास करते हैं। जैसा हमारा विकास होगा वैसे ही हम समाज का विकास करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो समाज में लोग उतने ही उसी तरीके की सोच के लोग बढ़ते जाएंगे और हमारा समाज भी सुधरता जाएगा। लेकिन अगर हमारे समाज में भेदभाव करने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी तो हमारा समाज जो है वो भी इसी तरीके से होता जाएगा। तो अम्बेडकर जी का तर्क है कि भौतिक वंश और सामाजिक उत्तराधिकार के दृष्टिकोण से मनुष्य में असमानता संभव होने के बावजूद, यानी अम्बेडकर कहते हैं कि भौतिक रूप से आप सुख सुविधा के आधार पर कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, यानी हर किसी के पास हर सुख सुविधा नहीं, हर किसी के पास बड़ा सा घर नहीं है, बंगलो नहीं है, और किसी के पास रहने लायक अपना जीवन गुजारने लायक घर है, छोटा घर है। तो ये असमानता आ गई यहाँ पर। और सामाजिक उत्तराधिकारी के दृष्टिकोण से मनुष्य में असमानता है, यानी सब में छोटा बड़ा चल रहा है, इसमें अपनी अपनी जिस तरीके से लोगों का अपना पीछे से बैकग्राउंड चला रहा है संभव है। इसके बावजूद भी लोग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समता का एक व्यवहार्य सिद्धांत होना चाहिए। समता यानी समानता का एक बिहेवियर का नियम होना चाहिए कि हर किसी को समाज के सभी सदस्यों को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की, अपनी क्षमता विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति अपने आप की अपनी क्षमता को बढ़ा सके, विकसित कर सके, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि सभी बच्चे स्कूल जाए, पढ़े लिखे, और जिसमें जो एबिलिटी हो, जो स्किल हो, उसको बढ़ाकर स्वतंत्र रूप से वो इस फील्ड में काम करे, पैसा कमाए और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बढ़िया बना सके। तो ये स्वतंत्रता जो है हर किसी में होनी चाहिए, ऐसा अम्बेडकर जी मानते हैं। तो रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो ये अम्बेडकर जी का मानना था कि माना कि बहुत सारी चीज़ों में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, असमानता है, लेकिन व्यवहार के नियम के आधार में समानता तो जरूर होनी चाहिए। हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। बिहेवियर का जो एक नियम है वो सबके साथ समान रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व, भावनात्मक यानी इमोशनल सिमिलैरिटी की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। जातिवाद यानी जाति भेदभाव, इसका उन्मूलन, इसको जड़ से खत्म करना, काटना चाहा है या फिर काटना, जिसका प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया गया है। जिसके लिए प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, भौतिक स्थिति यानी आपके पास कितने ऐशो आराम की चीज़ें, और जीवन सुविधाओं के अनुसार तर्क दिया गया है। क्या इससे आप सहमत हैं? यानी अम्बेडकर जी ने ये बताया कि इमोशनल रूप से और बिहेवियर रूप से सबको समान होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और इसके लिए जाति भेदभाव का उन्मूलन यानी उसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। भले ही लोगों की प्रतिष्ठा यानी किसी का ओहदा बहुत बड़ा है, किसी ने अपना नाम और पैसा बहुत कमाया अपनी मेहनत से, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब किसी ने अपनी मेहनत से बहुत नाम कमाया है और बहुत पैसा भी कमाया, इसका मतलब ये नहीं वो ऊंची जाति का हो गया।
तो जाति चाहे जो भी हो, व्यवहार सबका सबके साथ समान होना चाहिए, चाहे उसने अपनी मेहनत से जितना भी प्रतिष्ठा कमाई हो, यानी मान सम्मान कमाया हो, और चाहे जितना भी पैसा सुविधाएं कमाई हो। ये अंबेडकर जी का मानना है। तो इस बात से हम कहाँ तक सहमत है, इससे संबंधित उत्तर देना है। अंबेडकर जी की बात से हर किसी को सहमत होना चाहिए कि उन्होंने भावनात्मक समत्व यानी इमोशनल इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है, और सिमिलरिटी होना, समानता और इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है, कि मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, यानी उसका कटाव चाहा है। किसी भी समाज में भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब सभी को समान भौतिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब किसी भी समाज में कैसे समानता आएगी, जब सभी को सुविधाएं जो समान रूप से प्राप्त होंगी। समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समता ही आवश्यक तत्व है। मनुष्य के प्रयासों का निष्पक्ष मूल्यांकन भी तभी हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, 10 लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि ये बड़े घर से आया है तो इसके लिए थोड़ा स्पेशल इफेक्ट रखा जाए, इसको पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाए। तो अगर इस तरीके का निष्पक्ष, यानी कि किसी में भेदभाव ना करे, जो जैसा आया जिस तरीके से अपनी एबिलिटी के अनुसार एग्जाम दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसको उसकी तरीके से अपॉइंट किया जाए। तो निष्पक्ष यानी किसी भी पक्ष में होकर मूल्यांकन ना किया जाए, उसको ना टेस्ट किया जाए, तो तभी हमारे समाज में जो है समानता आ पाएगी। जब सभी को अवसर भी समान मिले, उदाहरण जैसे गांव की पाठशाला और शहर के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों का सही मूल्यांकन हम कर सकते हैं क्या? अतः पहले जातिवाद का उन्मूलन हो और सभी को समान भौतिक सुविधाएं मिले, और उसके पश्चात जो भी श्रेष्ठ हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हों, यानी सबको उसके क्षमता के अनुसार आंका जाए, और अपनी क्षमता आपके अंदर कितनी है और रुचि कितनी है उसके अनुसार आप मेहनत करने के लिए स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र होने के बाद जब आप अपनी क्षमता को बढ़ा लें तो उस क्षमता के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाए और आपको अच्छे अवसर प्रदान किए जाए, यही हर व्यक्ति का हक है। तो यही अंबेडकर जी का मानना है। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता यानी भाईचारा को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, अथवा नहीं। यानी जब अंबेडकर ने भाईचारे की बात की है, हर व्यक्ति को समान माना जाए, समान व्यवहार के साथ पेश आना चाहिए सभी व्यक्तियों के साथ, कोई भी इसमें जाति भेदभाव नहीं आना चाहिए, तो क्या उसमें स्त्रियों को भी समानता दिलाई है अंबेडकर ने? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? लेखक ने स्वतंत्रता की बात की, समानता की बात की और बंधुत्व की बात की, भाईचारे की बात की है। स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और समानता। स्वतंत्रता यानी आज़ादी और समानता। बच्चे बहुत बार इन 2 वर्ड्स में भी कंफ्यूज होते हैं, स्वतंत्रता और समानता को एक बात मानते हैं। आप इसको क्लियर कर लें। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, मैं आज़ाद हूँ कि मैं कितना भी पढ़ सकती हूँ। समानता कि मेरे अंदर एबिलिटी है, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि नहीं तुम्हारी जाति ऐसी है तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो ये इक्वालिटी नहीं हो पाएगी। समानता तभी होगी जब मेरे अंदर एबिलिटी और मेरे को कोई रोके ना, और मैं वहाँ तक पढ़ूँ जहाँ तक मैं चाहती हूँ या मेरी क्षमता है। बंधुत्व, भाईचारा को एक आदर्श समाज के आवश्यक तत्वों के रूप में वर्णित किया है। यानी अंबेडकर ने एक अच्छे समाज के लिए 3 गुण बताए, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। उन्होंने इस लेख में महिलाओं को आदर्श समाज में शामिल ही नहीं किया है। शब्द भ्रातृता यानी भाईचारा गलत नहीं है, इसका उपयोग सीमित है, यानी इस शब्द की भी एक सीमा है, एक सीमा तक ये भी भ्रातृता वर्ड जो है वो भी अपनी जो है मीनिंग खत्म कर देता है, इसलिए हम इसे समझने में भूल कर सकते हैं। लेकिन इस शब्द भ्रातृता का अर्थ जानने से स्पष्ट हो जाएगा। इस शब्द का दूसरा अर्थ है भाईचारा, यानी ये एक दूसरे को भाई के रूप में स्वीकार करने की भावना है। हालांकि ये केवल जाति के लिए हो रहा है, महिलाओं का जाति भी इस वर्गीकरण में है। महिलाएं की जाति जो है वो भी इस वर्गीकरण में है, वह इससे अलग नहीं है। हाँ, खुद महिला जो है की भी एक प्रजाति है। लैंगिक भेदभाव, अब अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की बात की, लेकिन लिंग भेदभाव जो किया जाता है, लिंग भेदभाव यानी कि स्त्री और पुरुष भेदभाव, उसकी बात नहीं की। भेदभाव तो ये भी है, अगर आप सारे भेदभाव की बात करें तो इस भेदभाव के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो लैंगिक भेदभाव को लेकर एक लड़ाई अपने आप चल रही है, इसलिए अंबेडकर इस पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना में शामिल नहीं थे। तो अंबेडकर जी ने जो है अपने आप को इस पुरुष प्रधान समाज में जो लड़ाई चल रही है कि स्त्री और पुरुष को भी समानता का अधिकार है, उसमें उन्होंने शामिल नहीं किया अपने आप को, और इस संरचना में उन्होंने अपने आप को शामिल नहीं किया, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्त्री की स्वतंत्रता की बात नहीं करते हुए दिखे हैं हमें।
और इस तरीके से यहाँ पर हमने इस पाठ से संबंधित जो है सभी प्रश्नों को पढ़ा है, समझा है, अच्छे से समझने की कोशिश की है। पाठ को भी हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपको पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से इसके उत्तर दे पाने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अगर वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करना तो ना भूलें, और